नमस्ते बच्चों। हमने अपना नया चैप्टर शुरू किया था। नाम था ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पार्ट 1, जिसमें हमने 3 प्रकार के क्रियात्मक समूह की बात की थी। एल्कोहल, फिनोल, ईथर। जिसमें हमने एल्कोहल के नामकरण की एक लास्ट क्लास अपनी हुई थी। इसके साथ बेटा ये कि चैप्टर नया है, तो जितने भी अपने साथी हैं उन सबको सूचित कर दें, जिससे वो क्लास कनेक्ट कर सकें। शेयर वाला ऑप्शन है, उससे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। इसके साथ जो नए बच्चे जुड़े हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेटा आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा एल्कोहल निर्माण की विधियां। एल्कोहल निर्माण की विधियां, फॉर्मेशन ऑफ मेथड ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ मेथड्स ऑफ एल्कोहल। क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ मेथड्स ऑफ एल्कोहल की बात करें बेटा। तो शुरू करते हैं बेटा। एल्कोहल का निर्माण की विधियां, तो कुछ 2 बातें मैं पहले आपको इंडिकेट कर दूं, जिससे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए कि एल्कोहल आपका एक क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है बेटा? एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, जिसको आप बोलते हो फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह होता है जिसको एल्कोहल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वैलेंसी OH के द्वारा। ये इसको एक साल गिरो, वैलेंसी OH। इसके द्वारा आप एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हो। अब इस एल्कोहल के आगे हम क्या लिख देते हैं? R। तो इस ROH को आप एल्कोहल बोलते हो, या नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं? एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल। अब हमने ये भी सीख लिया था कि इस R का मतलब क्या होता है? एल्किल। एल्किल का मतलब मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल एंड ये आप होता है इसका R का मतलब। तो आज हम एल्कोहल का निर्माण करेंगे। इसका मतलब बेटा निर्माण किसका करेंगे? ROH का। तो एल्कोहल के निर्माण। तो बेटा एल्कोहल के निर्माण की जो पहली विधि है, फर्स्ट मेथड है बेटा इसका, वो है बेटा आपके एल्कीन से। किससे लिखा बेटा? एल्कीन से। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एल्कोहल निर्माण की पहली विधि क्या है? एल्कीन से। एल्कीन का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। इसकी 3 विधियां होगी, मतलब इसमें 3 प्रकार की विधियां पढ़ेंगे। नंबर 1, एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। नंबर 1 क्या लिखा है? एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। दूसरा, एल्कीन का हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण। क्या लिखा है? एल्कीन का हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण। और तीसरा बेटा एल्कीन का, क्या लिख रहे हैं? एल्कीन का या एल्कीन का ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। एल्कीन का ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अपचयन। एल्कीन का ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अपचयन। तो फिर से रिपीट है, एल्कीन से हम एल्कोहल बनाएंगे, और इस एल्कीन से एल्कोहल के अंदर 3 विधियां अलग है। पहली है एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, हाइड्रेशन। एल्कीन का हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण, और एल्कीन का ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। बेटा ये विधि तो इजी है, नॉर्मली समझ में आ जाएगी। लेकिन एल्किन का हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण
और एल्किन का ऑक्सी मर्क्यूरी अपचेन। ये दोनों मेथड थोड़े से टफ है, तो हम इनको बिल्कुल स्लो लेंगे, एकदम आराम से इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लें? एल्किन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। तो देखना बेटा, यहाँ पे पहली विधि हम ले रहे इसमें एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। अब यहाँ पर क्या होगा? एल्कीन है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, जल योजन। एक तो आप पढ़ते हो जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, जिसमें तो जल का अणु बाहर निकलता है, उसमें तो जल का अणु बाहर निकलता है। जल योजन का मतलब जल का अणु जुड़ेगा, किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में। इतना से याद करना है, अम्ल की उपस्थिति में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, एल्कीन का जल योजन। एल्कीन का जल योजन, एल्कीन का जल योजन तनु H2SO4 या तनु H3PO4। बेटा H2SO4 को तो आप जानते हो, क्या बोलते? सल्फ्यूरिक अम्ल। H3PO4 का नाम कमेंट्स में बता देना कि क्या होता है। तो तनु H2SO4 या तनु H3PO4 की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल बनता है। लैंग्वेज में कोई विशेष अंतर नहीं है कि एल्कीन का जल योजन तनु H2SO4 या तनु H3PO4 की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल बनता है। अब इसके समीकरण लेते, एक सिंपल सा एल्कीन हम ले लेते, समीकरण समझते। तो एक सिंपल सा एल्कीन क्या लिया बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है। इस एल्कीन का नाम क्या होता है? एथीन। अब क्या करना बेटा? जल योजन। जल योजन का मतलब जल के अणु के साथ क्रिया। तो जल के अणु को मैंने क्या लिखा बेटा? HOH। जल के अणु को क्या लिखा? HOH। और किसी अम्ल की उपस्थिति में है तो मैंने यहाँ अम्ल के रूप में क्या लिख दिया? H+। अम्ल होगा वो H+ का त्याग करेगा, तो या तो तीर के निशान पे आप इनको लिखते, तो सीधा मैंने लिख दिया H+। अब बेटा क्या हुआ? देखो गौर से, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से H और OH के मध्य बंध टूटेगा, तो एक कार्बन पे H जोड़ेंगे, दूसरे कार्बन पे OH। तो यहाँ समझते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही ये बंध यहाँ से टूटा तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई है, शेष रह गई है। अब सुनो, दोनों तरफ बराबर हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये किस प्रकार की एल्कीन है? सममित एल्कीन बोलते हैं बेटा इसको। जब बंध के दोनों तरफ कार्बन समान हो, बिल्कुल हाइड्रोजन की संख्या समान हो, तो सममित एल्कीन है। तो आपकी इच्छा है उस कार्बन पे आप H जोड़ सकते हो, आप जहाँ चाहो वहाँ पे आप OH जोड़ सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पे जोड़ दिया और इस OH को इस कार्बन के साथ जोड़ दिया। तो यह हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा? 3। तो 3 का मतलब आपने कर दिया CH3, और यहाँ आपने क्या लिखा? CH2। अब इस CH2 के साथ आपने क्या जोड़ दिया? OH। तो यहाँ पे जोड़ दो OH, तो ये बन गया आपका एल्कोहल। सिंपल है, कोई विशेष बात नहीं है कि एल्कीन है, वो भी सममित है, जल योजन जल के साथ क्रिया है, अम्ल की उपस्थिति में है, डबल बॉन्ड टूटेगा
तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी, दूसरी वैलेंसी इस कार्बन की होगी। तो एक पर H जोड़ दिया और एक पर OH, तो किसका निर्माण हो गया बेटा? एल्कोहल का निर्माण हो गया। अब इसका नाम आप जानते हो क्या होता बेटा? एल्किल। लेकिन बेटा अभी यहाँ से एक विशेष बात है, ये तो एल्किन सम्मित थी। अगर असम्मित एल्किन हो, असम्मित एल्किन हो तो वहाँ अभिक्रिया, वो एक नियम पढ़ा था हमने पिछले वाले पार्ट में, कौन सा नाम आ गया? मार्कोनिकोव का नियम। तो ये अगर असम्मित एल्किन होगी, दिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, असम्मित एल्किन होने पर अभिक्रिया, असम्मित एल्किन होने पर अभिक्रिया मार्कोनिकोव के नियम से होती है। क्या लिखा है? असम्मित एल्किन होने पर अभिक्रिया कौन से नियम से बेटा? मार्कोनिकोव के नियम से होती है। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वहाँ पर तो आपने मार्कोनिकोव का नियम HX के लिए लागू किया था, हैलोजन अम्ल के लिए लागू किया था। वहाँ तो आपने मार्कोनिकोव का नियम किसके लिए लागू किया था? HX के लिए। पर आपने क्या पढ़ा था कि हैलोजन ये ऋणात्मक वाला भाग, हैलोजन ये ऋणात्मक वाला भाग उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो। तो सेम कंडीशन यहाँ जल ले रहे, तो जल का मतलब HOH, तो जो ये OH है ये उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। तो मैंने एक मार्कोनिकोव के नियम के लिए एक बात याद करवाई बच्चों को कि आप इसको ऐसे याद करो, इस हाइड्रोजन के लिए लिखो कि मार्कोनिकोव का नियम ये होगा कि हाइड्रोजन वहाँ जोड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। लेकिन ध्यान रखना डबल बॉन्ड की बात है, साइड वाले कार्बन से अभी कोई लेन देन नहीं है। कि हमें क्या याद रखना है? हाइड्रोजन हम वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा। ये लाइन आप तो याद कर लोगे, तो इससे चाहे हैलोजन अम्ल हो या जल हो या और कोई समूह आए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल समझते बेटा? असम्मित एल्किन के रूप में मैंने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। नाम जानते हो? कमेंट्स में लिख सकते हो बिल्कुल बेटा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम था इसका? प्रोपीन। अब इसकी क्रिया मैंने करवाई जल से, HOH किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में। तो H प्लस रख दिया, चाहो तो आप तनु H2SO4 या तनु H3BO4 लिख सकते हो। अब बेटा देखो, ये यहाँ से टूटेगा तो ये डबल बॉन्ड भी टूटेगा। अब देखो, एक पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और दूसरे पर OH जुड़ेगा, दोनों समान नहीं है, अलग अलग है। तो कन्फ्यूजन होता है कि हाइड्रोजन कहाँ जोड़े और OH कहाँ जोड़े। तो मैंने कहा कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, आप ये देखो उस पर हाइड्रोजन कहाँ जाता है, उस पर H जोड़ दो, दूसरे वाले पे OH जोड़ दो। तो सीधी सी बात है कि यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो ये H तो इससे जुड़ जाएगा और OH इस कार्बन से। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि H को तो मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया और इस OH है वो इस कार्बन से जोड़ दो। तो कैसे? देखो यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या लिखा है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बंद टूट गया, बंद टूट गया। अब देखो गौर से, ये H आपने इस कार्बन से जोड़ा तो H कितने हो गए बेटा? हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। और ये OH है वो इस कार्बन से जुड़ेगा, OH इस कार्बन से जुड़ेगा, तो इस OH को मैंने यहाँ जोड़ दिया। असम्मित एल्किन होगी तो अभिक्रिया मार्कोनिकोव के नियम से। अब बेटा इसका साधारण नाम क्या होता है?
आइसोप्रोपिल एल्कोहल। बहुत से लोग तो पूछने से पहले कमेंट्स में लिखने लग जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसका आंसर ये देना है, आईडी बना के। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और अगर इसके हम IUPAC नामकरण की बात करें, यदि हम इसके IUPAC नामकरण की बात करें तो इसका नाम क्या हुआ बेटा? कल की क्लास में मैंने नामकरण पूरा समझाया था, इसलिए मैं नामकरण वाली चीज़ पर टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया तो उस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देख लें। तो इसका IUPAC नाम क्या हुआ? 2-प्रोपेनोल। इसका IUPAC नाम क्या लिखा बेटा आपने? 2-प्रोपेनोल। तो विशेष याद करनी है कि इसका आपने IUPAC नाम क्या दिया है? 2-प्रोपेनोल। अब एक विशेष बात बता रहा हूँ, आपने प्रोपीन लिया था, प्रोपीन से क्या बनाया? 2-प्रोपेनोल। तो कौन सी अभिक्रिया काम में आई? एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल। तो बेटा पूरा इस प्रकार से नोट किए कि आराम से आप साथ में इसके नोट्स बना सकते हो। जो बच्चे बाद में बनाना चाहे वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक लाइन जैसे हम क्लास में बोल के लिखाते हैं वैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि जिससे आप, क्योंकि काफ़ी बच्चे नोट्स के लिए कहते हैं बेटा नोट्स आप खुद बनाओगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और पूरा इस प्रकार से लिखा है मैंने, ये चैप्टर शुरू कर रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी। पूरा आप इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने नोट्स को हम बना सकते हैं। अब बेटा हम आगे बात करें तो ये तो थी एल्कीन में पहले विधि कौन सी? एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। इसके बाद इसकी दूसरी अभिक्रिया की बात करें, इसके बाद हम इसकी दूसरी अभिक्रिया की बात करें तो नंबर 2 मतलब एल्कीन से अभिक्रिया थोड़ा बड़ा इधर है कि ये अभिक्रिया थोड़ी बड़ी है तो अपनी को स्पेस ज़्यादा आवश्यकता होगी। क्या लिख रहा हूं मैं? एल्कीन के हाइड्रोबोरेनन, एल्कीन के हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कीन के हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण द्वारा। थोड़ा अभिक्रिया को समझना बेटा, बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। थोड़ी सी अभिक्रिया टफ पड़ती है, थोड़ी सी अभिक्रिया समझने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। बेटा 1 मिनट के लिए रुकना सबके साथ। करें बेटा अब शुरू। तो अब आगे बात करें हम एल्कीन के हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण द्वारा। अब कुछ चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, पहले यहाँ समझ लेते हैं। एक कंपाउंड लिख रहा हूँ बेटा मैंने B2H6। क्या लिखा है? B2H6। बेटा इस B2H6 को हम क्या बोलते हैं? डाइबोरेन बोलते हैं। डाइबोरेन, B2H6 को हम क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। अभिक्रिया में हमें डाइबोरेन की आवश्यकता होगी, लेकिन बेटा हमें डाइबोरेन है वो केवल BH3 चाहिए। तो अगर मैं इस डाइबोरेन, अगर मुझे BH3 चाहिए तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1/2, 1/2 इसका मतलब इस अणु का आधा, तो इस अणु का आधा क्या होगा? BH3। अब बेटा क्या होता है, जो BH3 होता है वो इस अवस्था में स्थायी नहीं होता है, इस कारण से इसके 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं। 2 अणु आपस में जुड़ के ये स्टेबल होते हैं, जिसको हम लिखते हैं B2H6। लेकिन हमें अभिक्रिया में BH3 की आवश्यकता है, तो डायरेक्ट तो मैं इसको लिख नहीं सकता। तो इसको लिखने का तरीका क्या करूँगा कि इसके आगे हम क्या कर लेते हैं? 1/2 B2H6। इसके आगे हम क्या लिख देंगे? 1/2 B2H6। समझ में आ रही होगी बात बिल्कुल। तो 1/2 B2H6 लिखने का मतलब है मैंने क्या लिखा है? BH3। जैसे लिखते ना O2, 2 ऑक्सीजन के अणु हो गए, अगर हमें 1 चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 1/2, 1/2 का मतलब O2 का आधा 1 हो। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि
पहले लैंग्वेज लिखता हूँ, फिर हम इसकी समीकरण समझेंगे। क्या लिख रहे हैं कि एल्कीन की क्रिया डाइबोरेन, डाइबोरेन का मतलब B2H6, फर्स्ट में लिखता हूँ B2H6। एल्कीन की क्रिया डाइबोरेन के साथ कराने पर ट्राई एल्किल बोरेन, एल्किन की क्रिया डाइबोरेन के साथ कराने पर ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, जिसकी अब देखो आगे रोक रहा हूं यहाँ पे कि एल्कीन की क्रिया आप डाइबोरेन से कराओगे तो एक यौगिक उत्पाद मतलब जुड़ जाएंगे दोनों, और जुड़ने पर जो उत्पाद बनेगा उसका नाम क्या है, ट्राई एल्किल बोरेन। बेटा क्या बनेगा, ट्राई एल्किल बोरेन। अब ये जो ट्राई एल्किल बोरेन बना है, प्राप्त होता है, जिसकी जलीय NaOH, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी जलीय NaOH की उपस्थिति में, जलीय NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल बना रहे, ऑक्सीकरण करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या लिख रहे हैं कि एल्कीन की क्रिया डाइबोरेन के साथ करवाई तो ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। समीकरण लिखेंगे क्या होता है ये, जिसकी जलीय NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के द्वारा ऑक्सीकरण किया तो एल्कोहल प्राप्त होता है। बेटा अब यहाँ एक विशेष बात, यह अभिक्रिया विपरीत मार्कोनिकोव के नियम से होती है, एंटी मार्कोनिकोव के नियम से होती है। तो आप लिख सकते हो कि यह अभिक्रिया विपरीत मार्कोनिकोव, यह अभिक्रिया विपरीत मार्कोनिकोव के नियम से होती है। बड़ा ध्यान ना, सममित एल्कीन है, C⋅C दोनों तरफ समान है, सममित है, तो किसी से भी हो कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर एल्कीन असममित है तब ध्यान रखना कि मार्कोनिकोव का नियम लगता है या एंटी मार्कोनिकोव का नियम। विपरीत मार्कोनिकोव का मतलब एंटी मार्कोनिकोव का नियम। तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा बेटा, एंटी मार्कोनिकोव का नियम। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या लिखा है बेटा, प्रोपीन। अभी तो लिखा था बेटा थोड़ी देर पहले, भूल गए, बोला सर ये क्या बोलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल जाते हैं हम तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या लिखा है, प्रोपीन। अब इस प्रोपीन की क्रिया हम किससे करवाएंगे, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का मतलब B2H6 से। कितना अणु चाहिए इसका, आधा, हाफ चाहिए तो 1/2 लगा दिया। अब 1/2 B2H6 लिखोगे, लिखना हमें यही है, लेकिन अगर ये लिख कर अगर आप अभिक्रिया करोगे तो अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी। और अब आप समझ गए B2H6 को हम क्या लिख सकते हैं, BH3। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपकी कोई परेशानी नहीं होगी, BH3 लिख दिया। अब एक चीज गौर से समझना,
होगा क्या कि यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इस बोरेन से क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। अब अगर थोड़ी सी एक बात है कि डबल बॉन्ड टूटेगा तो मार्कोनिकोव का नियम तो क्या था मेरी वाला, हाइड्रोजन जहाँ जुड़ता है जहाँ ज़्यादा हो, तो एंटी मार्कोनिकोव का नियम जस्ट उल्टा कि हाइड्रोजन जहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो, उल्टी हो जाएगी बात। तो इन दोनों में हाइड्रोजन कहाँ कम है, यहाँ पर, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3, तो हमें प्रोपीन के कितने अणु लेने पड़ेंगे, 3, कितने, 3, तो यहाँ मैं 3 प्रोपीन के अणु बना रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोपेन के कितने अणु बना दिए, 3। अब बेटा अगर इसे डाइबोरेन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो अगर आप समझ सको कि बोरेन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3, तो 1 2 3। तो बेटा अब सुनना गौर से, क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेंगे और प्रत्येक कार्बन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये तीनों के तीनों कार्बन किससे जुड़ जाएंगे, बोरेन से, बी से। तो इसको अगर हम इस प्रकार से लिखें तो जो समझना बेटा, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ बोरोन था, यहाँ से ये बंद टूटा तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हुए, 2। एक बंद यहाँ से टूटा तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, और एक बंद यहाँ से टूटा तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। तो बेटा ये चीज़ तो समझ में आई होगी कि तीनों जब डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे तो एक एक हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ दोगे, कार्बन की वैलेंसी 4 करनी होती है, और यहाँ और इस वाले कार्बन पे ही हाइड्रोजन क्यों जुड़ा, क्योंकि क्या है, एंटी मार्कोनिकोव के नियम से अभिक्रिया जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन तो यहाँ से जुड़ गया, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, 2 1 3, तो प्रत्येक कार्बन की कितनी कितनी वैलेंसी शेष रह गई, एक एक वैलेंसी शेष रह गई, और बोरेन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो ये तीनों के तीनों कार्बन इससे जुड़ गए, ये तीनों के तीनों कार्बन इससे जुड़ गए। अब देखो बेटा 1 2 3, 3 है, 3 के लिए आपने क्या लिखा, ट्राई, 3 के लिए आपने क्या लिखा, ट्राई। एल्किल है, एल्किल के रूप में इसका क्या नाम होगा, प्रोपिल, CH3 CH2 CH2 प्रोपिल। तो ट्राई एल्किल ट्राई प्रोपिल बोरेन प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, हो गया। बड़ा उम्मीद है कि यहाँ वाली चीज़ में इतना स्लो बताया कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा दूँ मैं आपको कि हमने क्या किया बेटा, कि आपका ये जो आपने जो लिखा है, आपने ये जो लिखा है प्रोसेस क्या था कि यहाँ से एक एक बंद टूट गया, एक एक एच यहाँ जोड़ दिया, और ये तीनों के तीनों बोरेन से जुड़ गए। इसका नाम क्या हुआ, ट्राई प्रोपिल बोरेन। अब बेटा देखो आगे जगह कम पड़ेगी तो यहीं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अब ये जो बना है उसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्षार की उपस्थिति में होगी, NaOH क्षार की उपस्थिति में होगी। तो बेटा इसको ऐसे शो कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो बनेगा उसको मैं इधर लिख दूंगा कि जगह अपनी समझ में आ जाएगा। तो अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। अब आगे इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराओगे। अब बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम क्या लिखते हैं, H2O2। अगर मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, HOOH HOOH H2O2 एक ही बात है। अब बेटा आपको पता है कि हमें एल्कोहल बनाना है,
एल्कोहल का मतलब इसके आगे OH जोड़ना है। तो ये कितने, 1 2 3, तो मैंने इसके कितने अणु लिए, 3 लिए। कितने अणु लिए बेटा, 3 लिए, और इसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया। तो मेरे पास 3 OH ये, और ये कितना, 1 नहीं बेटा 3, क्योंकि इस पूरे के आगे आपने 3 लगाया। इस पूरे के आगे आपने कितना लिखा बेटा, 3 लिखा। तो ये 3 इसके होने का मतलब ये 3 OH और 3 OH ये हो गया। अब देखो ये यहाँ से टूटा, समझने की बात है बिल्कुल बेटा, इजी समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से टूटा तो 3 OH, 1 OH यहाँ जोड़ दिया, 2 OH यहाँ जोड़ दिया, और तीसरा OH आपने यहाँ जोड़ दिया। तो 3 OH यहाँ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH, ऐसा एक बन गया। तो ऐसे कितने बनेंगे बेटा, 3। तो मैंने आगे लगा दिया 3 प्लस। अब आगे OH कितने, 3, बोरेन है। तो इस B के साथ कितने OH जुड़ेंगे, शेष कितने रहे, 3, तो वो मैंने 3 यहाँ जोड़ दी। अब बेटे विशेष बात, ये आपका बन गया CH3 CH2 CH2 OH। क्या बोलते हो बेटा इसको आप, एन प्रोपिल एल्कोहल, पढ़ा था आपने नाम, एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल है। अब आगे देखो आप IPC नाम लिखोगे, तो IPC नाम तो हमने कैसे करा बेटा इसका, 1 प्रोपेनोल। बेटा अभी यहाँ से इतना मैंने बताया, एकदम स्लो लिया, उम्मीद है समझ में आ गई। नहीं समझ में आए तो क्लास एंड होने के बाद, दोबारा तो रिपीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्लास समाप्त होने के बाद आप इस वीडियो को वापस से देख लेना। तो अब हम बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ से आपने एक बात कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूँ आपको, कि मैंने यहाँ पर क्या लिया, प्रोपीन, क्या प्राप्त हुआ, 1 प्रोपेनोल। बड़ा अंतर है। पहली वाली अभिक्रिया को आप अगर आपने नोट किया है तो रजिस्टर में गौर से देखना, वहाँ पर आपने प्रोपीन से 2 प्रोपेनोल बनाया था, प्रोपीन से 2 प्रोपेनोल बनाया था, और इस अभिक्रिया में प्रोपीन से 1 प्रोपेनोल बनाया। तो माइंड एकदम क्लियर करना चाहिए कि प्रोपीन से 1 प्रोपेनोल बनाना है, तो अभिक्रिया कौन सी होगी, एल्कीन के हाइड्रोबोलेनन ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया होगी। और यदि 2 प्रोपेनोल बनाना है तो एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से। तो बेटा इसको नोट कर लो जल्दी से, यह इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको समझ में भी आया होगा, जिसकी हम बात करेंगे डिटेल से। तो इसको मिटा दो बेटा अब, कि इसके बाद हम अगली अभिक्रिया की बात करें। तो बेटा पूरा नोट्स की तरह लिखा है, तो कहीं पर भी आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैंने ये कह दिया कि अब से, जब से मैंने ये नया चैप्टर स्टार्ट किया है, तो अपनी क्लास का टाइम फिक्स 1 घंटे कर दिया, 8 से 9, 1 घंटे कंटिन्यू क्लास चलेगी। तो अब आसानी से अपना ये जो चैप्टर है वो 15-16 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया था, उसमें काफ़ी टाइम लग गया था हमें। तो अब तीसरी अभिक्रिया की हम बात करेंगे। बेटा उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख से अपनी स्कूलें खुल जाए, उम्मीद तो ये लगा रखी है कि 1 तारीख से अपनी स्कूलें खुल जाए, उससे पहले हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। तो ध्यान रखना, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 बड़े चैप्टर 10 अपना कंप्लीट हो गया है, और ये चैप्टर आपका 11 चल रहा है। तो बेटा अपने जितने भी साथी हैं, साथ के काफ़ी बच्चे इधर उधर के गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो सभी अपने साथ वालों को सूचित कर दे, जिससे जब तक अपनी स्कूलें ना खुलें तब तक अपनी पढ़ाई है वह कंटिन्यू चलती रहे। इसके बाद बेटा अपनी तीसरी अभिक्रिया की बात करें,
तो तीसरी अभिक्रिया मिली इसी एल्किन की है, तीसरी अभिक्रिया इसी एल्किन की है। तो जिसकी हम बात करें तो नंबर 3 पे क्या लिखेंगे बेटा? नंबर 3 पर, नंबर 3 की बात कर रहे हैं बेटा। 1 मिनट के लिए डिस्टर्बेंस होगा आपका। तो बेटा हम बात कर रहे हैं एल्कोहल बनाने की तीसरी विधि, एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन से। क्या लिखा है बेटा कि एल्कोहल बनाने की हमने 2 विधियाँ पढ़ ली थी, तीसरी विधि चल रही है अपनी एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन से। अब बेटा क्या होता है कि इसमें जो एल्कीन है उस एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO H, इसका नाम होता है मर्क्यूरिक एसीटेट। तो एल्कीन की अभिक्रिया है वो मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाई जाती है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के जलीय विलयन की उपस्थिति में। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के जलीय विलयन की उपस्थिति में मर्क्यूरिक एसीटेट अभिक्रिया किससे? एल्कीन से। तो दोनों जोड़ेंगे तो यौगिक उत्पाद बनेगा। उस यौगिक उत्पाद का सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा क्या किया जाएगा? अपचयन, जिससे हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। तो बेटा मैं इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, लैंग्वेज के बाद मैं आपको यहाँ समझा दूंगा इसके बारे में। इससे पहले बेटा आपको मैं 2 एक बातें क्लियर कर दूं। 1 मिनट बेटा थोड़ा चालू रखना। बात करें अपनी कि सबसे पहले तो बेटा एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि मेरी जो ऑनलाइन क्लास है, मैंने काफ़ी टाइम से देखा कि बच्चों को जो फिक्स टाइम मैंने दे दिया है 8 बजे से अपनी ऑनलाइन क्लास रोज़ रात को 8 से 9 होती है। फिर भी काफ़ी बच्चे क्लास जो ज्वाइन करने का टाइम है वो लेट ज्वाइन करते हैं और उनका मुझे फिर रीज़न नहीं पता चला। आपके सर वीडियो तो हम कभी भी देख लेते हैं, किसी भी टाइम आपकी वीडियो देख लेंगे। तो बेटा पढ़ाई होती है वो एक निश्चित टाइम पे होती है। जैसे हम स्कूल में जाते तो एक स्कूल का निश्चित टाइम होता है, या जो बच्चे ट्यूशन जाते तो उनका एक निश्चित टाइम होता है। तो अब से जो मेरी क्लास है वो रोज़ 8 से 9 होगी और 9 बजे बाद वो वीडियो आपको अब यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अर्थात जो बच्चा 8 से 9 इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर लेगा, उसके 8 से 9 की जो ऑनलाइन क्लास है इसमें जो बच्चा क्लास अटेंड कर लेगा वो तो देख पाएगा। उसके बाद 9 बजे बाद वो वीडियो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको वो नज़र नहीं आएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपने 8 से 9 की बीच की क्लास मिस कर दी तो आपको आगे वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक बात और कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। मैंने एल्कोहल का नामकरण आपको लास्ट वाली क्लास में सिखाया था। बेटा अगर जब तक नामकरण नहीं आएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो नामकरण वाला टॉपिक वाला वीडियो तो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। इसके बाद आज की क्लास से इस चैप्टर में जितनी भी क्लासें रहेगी वो आप केवल ऑनलाइन ही अटेंड कर पाओगे 8 से 9। तो जिससे आप भी समझदार होगे, एक निश्चित टाइम है जिससे आप ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी हद तक पढ़ाई कर पाओगे। तो हम बात कर रहे हैं अपनी कि एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन से। तो पहले हम लैंग्वेज लिख लेते हैं कि कैसे कहते हैं, फिर इसकी रासायनिक समीकरण समझेंगे। तो हम लिख रहे हैं बेटा कि एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट, अब फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। एसीटेट शब्द आ जाए तो याद कर लेना CH3COO H, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। तो एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ THF
THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के जलीय विलयन की उपस्थिति में कराने पर यौगज उत्पाद प्राप्त होता है, यौगज उत्पाद प्राप्त होता है जिसका क्षारीय माध्यम में, क्या लिखा था, किससे आप चिन्ह करवा रहे हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्षारीय माध्यम में सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अपचयन करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये मैंने इसके लैंग्वेज लिखी है कि एल्कीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बेटा, एल्कीन की अभिक्रिया। तो बेटा एल्कीन की अभिक्रिया आप किसके साथ करवाओगे, एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की जलीय विलयन की उपस्थिति में करवाते हैं तो उत्पाद क्या होता है, यौगज। यौगज का मतलब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जिसका क्षारीय माध्यम में, जिसकी अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा अपचयन करते हैं तो आपको अल्कोहल प्राप्त होता है। बेटा रिएक्शन टफ है, बिल्कुल ध्यान लगा के समझना तो समझ में आ जाएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। कि अभिक्रिया पर विशेष ध्यान रखना, तब तो अभिक्रिया आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस बार चेंज किया एग्जाम्पल, हर बार प्रोपिन ले रहे थे, इस बार ब्यूटेन ले रहा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या लिखा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम होता है बेटा इसका, 1 ब्यूटीन। अब इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूँ मैं मर्क्यूरिक एसीटेट से। अब बेटा मर्क्यूरिक एसीटेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो कि CH3 C डबल बॉन्ड O लिख दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्रिया किससे, Hg। तो ये क्या हो गया, मर्क्यूरिक एसीटेट और ब्यूटीन। अब देखो बेटा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के जलीय विलयन का मतलब HOH के साथ आपने क्रिया करवाई। अब बेटा इसमें तीनों चीज़ काम आएगी, 1 ब्यूटीन, मर्क्यूरिक एसीटेट और जल का अणु HOH। अब सबसे पहले तो बेटा आपको यहाँ से समझना कि क्या क्या जो अणु ये कंपाउंड है वो बाहर निकलता है। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, यहाँ से एक H, यहाँ से ये समूह, बेटा मैंने जलीय बोला, इसका मतलब जल तो होगा यहाँ पे, तो H और ये समूह बाहर चला गया, तो बाहर क्या गया देखो यहाँ पे CH3 C डबल OH। माइनस का मतलब अगर तीर के निशान के नीचे आप माइनस लगा के लिख रहे हो, इसका मतलब वो अणु इस अभिक्रिया में बाहर गया है। तो CH3 C डबल OH, CH3 C डबल बॉन्ड O और A जुड़ गया, एसिड का मतलब ये बाहर निकल गया। अब बेटा क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये जो CH है CH, इससे तो आपको क्या जुड़ जाएगा बेटा OH, और CH2 वाले कार्बन से, CH2 वाले कार्बन से आपका HgO, मतलब ये पूरा समूह जुड़ जाएगा। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 नजर आ रहा है बेटा, थोड़ा सा इसको मैं ढंग से लिख दूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंडीशन थी। तो ये इसके साथ जुड़ गए H, तो एसिड का मतलब बाहर चला गया। अब क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड टूटेगा,
डबल बॉन्ड टूटने से दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री है, तो इस वैलेंसी पर तो आपका क्या जुड़ गया बेटा, OH। इस वैलेंसी पे तो आपने क्या जोड़ दिया, OH। अब ये वैलेंसी शेष रह गई इस कार्बन की, तो वहां पर क्या जुड़ेगा गौर से देखना बेटा, HgCOOCH3। मतलब OH को तो आपने इस कार्बन के साथ जोड़ दिया, बाकी का जो शेष बचा है वो CH2 के साथ जोड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, HgOCOCH3। लिखने का तरीका ये होता है बेटा, HgOCOCH3। अगर थोड़ा ढंग से नजर नहीं आ रहा है तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, HgCOCH3। जो भी लिखना चाहे आप, जुड़ेगा यही, तो HgOCOCH3। तो ये यौगिक उत्पाद बन गया। कहने का मतलब है कि इस कार्बन से Hg के द्वारा इस पूरे को जोड़ दो। इसके बाद आपने क्या पढ़ा बेटा कि क्षारीय माध्यम में, कौन से माध्यम में बेटा, क्षारीय माध्यम में इसका अपचयन होगा। कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में इसका अपचयन होगा। तो अब क्षारीय माध्यम में यह तो आप लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह एक तरीका है कि मैंने इसको अभिक्रिया कौन से माध्यम में करवा दी, OH-, इसका मतलब क्षारीय माध्यम है। अपचयन किससे करवा रहा हूं बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। अपचयन किससे करवाई बेटा मैंने, सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, इसको अपचयन करवा दिया। बेटा अब एक बात गौर से सुनना, मैंने आपको कहा था कि जब अपचयन होता है तो हमारे पास हाइड्रोजन बहुत सारे होंगे, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो इसका अपचयन कर रहा है उसमें से हाइड्रोजन निकलते हैं, इससे हमें हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से मैंने 2 हाइड्रोजन लिख दिए, 2H। मुझे कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, क्योंकि अपचयन होगा तो क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन जोड़ेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2H। क्या लिखा बेटा, 2H लिख दिया। अब देखो बेटा आगे क्या होता है कि ये बंध यहाँ से टूटेगा, एक तो यहाँ से टूटेगा और एक Hg और इस O में से टूटेगा। 2 जगह से टूटेगा ये, कि एक तो यहाँ से टूटा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, वहाँ पर ये एक H आपने जोड़ दिया। तो ये एक H यहाँ जोड़ेगा तो उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH2 CH के साथ OH CH3। क्योंकि CH2 था, इसको मैंने यहाँ से तोड़ा तो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन बाहर निकला है, उस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ जोड़ दिया। तो ये तो CH3 हो गया। अब देखो आगे, ये क्या बेटा, CH3 COO और एक H इसके साथ जोड़ दो, क्योंकि मरकरी इस कार्बन के साथ जोड़ी, तो यहाँ से जब टूटा तो H जुड़ गया और इसको फिर मरकरी में और यहाँ से बंद टूटेगा। तो क्या कंडीशन थी, CH3 COO और यहाँ से 2H लिए, तो एक H आपने यहाँ जोड़ा है तो दूसरा वाला H यहाँ जोड़ दिया, और लास्ट में आपके साथ क्या शेष रह गया, Hg। ये मरकरी लिख दी। ये आपको क्या प्राप्त हुआ है, एल्कोहल। क्या, एल्कोहल। और क्या नाम होगा इस एल्कोहल का बेटा, कमेंट्स में बता दीजिए जल्दी से कि इसका क्या नाम होगा बेटा। IPC नाम या सादा नाम जैसे आपको आए, तो सादा नाम तो इसका बेटा क्या लिखते हैं हम, आइसो या सेकेंडरी ब्यूटिल। तो हम इस क्या नाम होगा इसका, आइसो या सेकेंडरी में से एक होगा। आप बोलते हो द्वितीयक ब्यूटिल या सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, इसका नाम हो गया। और इसका IUPAC नाम 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटेनॉल। IPC नाम क्या हो गया बेटा इसका, 2 ब्यूटेनॉल। तो ये अभिक्रिया थी एल्कीन के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अपचयन के द्वारा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि जिससे आपको नोट करने में प्रॉब्लम नहीं है। बेटा जब से मैंने ये
नया चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल। तो शुरुआत से मैंने चैप्टर को आपको इस प्रकार से पढ़ाया है कि आपको मुझसे नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ मैंने बोर्ड पे लिखी है कि आप इसके साथ ऑनलाइन क्लास पढ़ते हुए अपने नोट्स स्वयं बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल मैं और रिपीट कर लेता हूँ, जिससे आपको ये थोड़ा ईजिली समझ में आ जाए। याद क्या रखना है इस अभिक्रिया के अंदर कि एल्किन की अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे? मर्क्यूरिक एसीटेट से। एल्किन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट से करवाई तो एक यौगिक उत्पाद बनेगा, उसका अपचयन सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाने पर आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। तो बेटा मिटा रहा हूँ, इसका एक एग्जांपल मैं आपको वापस से यहाँ अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जैसे इस अभिक्रिया में आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। चलो बेटा प्रोपिन का एग्जांपल ले लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है बेटा इसका? प्रोपिन। इसकी क्रिया वही हम किससे करवाएंगे? मर्क्यूरिक एसीटेट से। अब बेटा इस मर्क्यूरिक एसीटेट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड OO, थोड़ा सा नीचे CH3C डबल बॉन्ड OO, CH3C डबल बॉन्ड O और O दोनों किससे जुड़े हुए? Hg मर्क्यूरी से। और टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की उपस्थिति में अभिक्रिया है और जलीय विलीन H और OH है। यहाँ बनाओ बेटा जो बनेगा। अब देखो, तो सेम रिएक्शन थी वह प्रोपेन। सबसे पहले हमें क्या याद रखना था कि ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है, यहाँ से ये एसीटेट और यहाँ से H बाहर चला गया। अब देखो बेटा बाकी के में क्या जोड़ना है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो इस कार्बन पे आप क्या जोड़ दो बेटा? OH। और जो शेष बचा Hg और ये समूह है उसको इस कार्बन से जोड़ दो, ऐड कर दो। तो कंडीशन क्या रहेगी? CH3CH। इस कार्बन से तो क्या जुड़ जाएगा बेटा आपका? OH। और यहाँ वाले कार्बन से CH2 वाला जो कार्बन है उससे Hg। अब बेटा लिखने का तरीका क्या है? Hg से क्या जुड़ा? O, तो मैंने लिख दिया O। फिर इस O से जुड़ा हुआ COCH3, तो HgOCOCH3 लिख दिया ऐसा। और ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए तो बेटा आपकी इच्छा, आप जिसे OC डबल बॉन्ड OCH3 ऐसे लिख सकते हो। लिख दिया। अब बेटा करना क्या है? ये जो उत्पाद है इसको बोलते हैं यौगिक उत्पाद, मतलब जुड़ने से बना है। अब इस उत्पाद का हमने क्षारीय माध्यम OH माइनस लिख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सब लिख सकते हो। क्षारीय माध्यम में सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा आपने इसका क्या किया? अपचयन किया। अपचयन करेंगे तो अपने पास क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिख दिए, 2H लिख दिया। अब क्या होता है बेटा कि 2H है, तो इन 2H को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ कि आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। H और H लिख दिया। इस एक H के साथ तो ये समूह जुड़ गया, तो CH3, थोड़ा अगर ढंग से ना हो तो बेटा इधर ये H हो गया। तो क्या अलग हुआ? CH3COOH, तो इसको आप यहाँ लिख दो CH3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। और बेटा ये बंद यहाँ से O टूट गया, डॉट 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 में दिखा रहा हूँ, ये बंद यहाँ से टूट गया, तो एक H को इस कार्बन के साथ जोड़ दो, तो अकेला क्या बच गया बेटा? Hg, तो Hg को मैंने यहाँ लिख दिया, मरकरी बच गया।
और इस H को मैंने इसके साथ रख दिया तो क्या हो गया, CH3 CHOH CH3। क्या नाम हो बेटा, 2 प्रोपेनॉल। और बेटा इसका IUPAC नाम कमेंट्स में बता देना, वैसे आपको आने लग गए नामकरण, उम्मीद है। तो बेटा ये जो अभिक्रिया थी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण के द्वारा, वो मैंने आपको वापस से बता दिए यहाँ पे। और अभी थोड़ी स्पेस ज़्यादा है तो अभिक्रिया आपको उम्मीद है कि पूरे स्टेप आपको ढंग से नज़र आ रहा होगा। इसके बाद बेटा हम बात करें तो इसको मिटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए। जो हमने पढ़ा है उसका शॉर्टली एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या शुरू किया था। तो हमने बेटा क्लास में शुरू किया था क्या, आज की ऑनलाइन क्लास में हमने क्या शुरू किया पढ़ाना बेटा, एल्कोहल बनाने की विधियां। एल्कोहल बनाने की विधियां, जिसमें हमने फर्स्ट विधि कौन सी ली है बेटा, एल्कीन से। एल्कोहल बनाने की विधि कौन सी है, पहली विधि ली है एल्कीन से। इसके अंदर एल्कीन के अंदर हमने कितनी विधियां पढ़ी है बेटा, 3। थोड़ी टफ थी इसलिए मैंने एकदम आराम से समझाइए आपको। पहली विधि है आपकी एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन पढ़ा था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बेटा, एल्कीन का हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण द्वारा। और तीसरी अभिक्रिया जस्ट हमने अभी पढ़ी थी, कौन सी, एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन। तो एल्कीन से एल्कोहल बनाने की 3 विधियाँ थी। तीनों में से ये नीचे वाली दोनों विधियाँ थोड़ी सी टफ पड़ती है तो हमने इजीली इसको समझ लिया है। इसके बाद हम बात करें कि दूसरी विधि बेटा नंबर 2 पे आती है बेटा आपके गिन्यार अभिकर्मक से। नंबर 2 पे क्या आता है बेटा, गिन्यार अभिकर्मक से। तो नंबर 2 शुरू करते हैं गिन्यार अभिकर्मक से। अब बेटा गिन्यार अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है वो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या लिखा था बेटा, RMgX। फिर से लिख रहा हूँ बेटा, गिन्यार अभिकर्मक का फॉर्मूला RMgX। तो गिन्यार अभिकर्मक से अब हम किसका निर्माण करेंगे बेटा, एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो अभी बात करें इसके लिए। तो दूसरी विधि है बेटा गिन्यार अभिकर्मक से। बड़ी मेथड है, इसमें कम से कम 5-6 विधियां पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार की। तो गिन्यार अभिकर्मक से बेटा, गिन्यार अभिकर्मक का पहले हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। क्या होता है, RMgX। तो गिन्यार अभिकर्मक का नाम क्या होगा वैसे, R को आप क्या बोलते हो बेटा, एल्किल, M को मैग्नीशियम और X को हैलाइड। तो नाम क्या हुआ, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। बेटा जब भी गिन्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया आप जिन कंपाउंड से कराएंगे, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, एसीटोन है, तो ध्यान रखना R और Mg के मध्य से सदैव बंध टूटेगा। बंध कहाँ से टूटेगा, R और Mg के मध्य से आपका बंध टूटेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं
कि RMG, तो बेटा इसके बारे में अब हम कल बात करेंगे। उससे पहले इसके बारे में हम कल बात करेंगे। इसी के साथ बेटा आज की क्लास हम समाप्त कर रहा हूँ यहाँ पे। काफ़ी टाइम हो गया, घंटे भर की क्लास हो गई है, आगे हम कल पढ़ेंगे।